नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सोशल साइंस की किताब लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 2 संघवाद। इससे पहले हम पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इससे पहले हम ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति की, जिसमें चैप्टर आपका है जिसका नाम है संघवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फुल एनसीईआरटी वीडियोस मिल सकें। चलिए हम जानते हैं कि संघवाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर जो है वो आपका 2 है। पिछले अध्याय में हम थोड़ा देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतांत्रिक सत्ता में साझेदारी के एक आम रूप है। हम विचार करेंगे आमतौर पर इसे संघवाद कहा जाता है, जिससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना चलना संभव हो पाता है। इसी अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार संघवाद का प्रावधान है। चलिए हम जानते हैं कि संघवाद, सबसे पहले हम देखते हैं कि संघवाद है क्या। आइए एक बार पिछले अध्याय में एक बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उसे पहले से ही प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी, ऐसा उसमें प्रावधान था। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए, प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारों अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय प्रणाली अपना ली। कहने का मतलब यह है कि शक्ति का जो था वो बंटवारा हो गया, कुछ चली गई प्रांत में, कुछ चली गई सेंटर में, इसको संघवाद कहा गया। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप में से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय व्यवस्था कायम हो, जहां सत्ता एक के हाथ में होती है तो हम उसको एकात्मक बोलते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर हम कहें कि संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं, यानी कि 2 प्रकार की, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थित सरकारों को आदेश दे सकती है। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं किस प्रकार से ये केंद्र और एकात्मक संघात्मक में किस प्रकार से भिन्न है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये सरकार है। सरकार 2 प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक, जैसे कभी बताया गया। लक्षण क्या है इसके देख लेते हैं। संघात्मक में 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार चलाना, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाना। केंद्र सरकार, यहां आप देखेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष के आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों सरकारें जो होती हैं उनको अपने स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं यहां देखते हैं शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन कार्य होकर करती हैं। यहां पर देखेंगे कि एक शक्ति जो होती है एक के अंडर में ही होती है और उसके अंडर में रह के ही कार्य करना पड़ता है, लेकिन यह क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार
राज्य एवं प्रांत सरकार को आदेश दे सकती, कहाँ? एकात्मक सरकार में है, लेकिन संघात्मक में वो आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं और यहाँ स्वतंत्र नहीं है, ये उसके अंडर में कार्य करती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है, दोनों ही जनता को जवाबदेह होती हैं। कहाँ? संघीय में। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। उदाहरण की संघ सरकार कहां पर है? भारत में है, कनाडा में है, जर्मनी में। यहाँ शक्तियां राज्य के पास में होती हैं और सेंटर के पास में होती हैं। एकात्मक फ्रांस में है, चीन में है, जापान में है। यहाँ शक्तियां एकात्मक सेंटर के पास में होती हैं, बाकी इकाइयां जो होती हैं उसके अंडर में कार्य करती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाई बात करते हैं संघवाद के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं संघवाद के? संघवाद के प्रकार: साथ आकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना। देखो दोनों बहुत अंतर है, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। चलिए, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन, तभी सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये कहां मिलेंगे आपको? भारत और जापान में आपको मिलेंगे। यहां क्या होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि सेंटर में जो होता है, केंद्र में, वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। भारत सरकार के पास 3 अंग होते हैं। पहला आपका होता है विधायिका, दूसरा आपका होता है कार्यपालिका, तीसरा आपका होता है न्यायपालिका, जो दोनों का क्षैतिज वितरण है। अब भारत सरकार देख लेते हैं। भारत सरकार के पास केंद्र सरकार आती है, भारत सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। और यहाँ राज्य सरकार, उसके बाद प्रांतीय सरकारें आपको देखने को मिलती हैं और ये आपका होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायक शक्तियों का वर्गीकरण होता है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली आपकी है संघ सूची, यहाँ पर रक्षा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, विदेशी मामले, ये सब जो होता है ये होता है केंद्र के हाथ में। अब आता है राज्य सूची, पुलिस, सिंचाई, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, यानी कि इसमें राज्य की, पुलिस राज्य की होगी, सिंचाई राज्य व्यवस्था होगी, कृषि, व्यापार, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है और संघ सूची में केंद्र सरकार को। अब आप समर्थ सूची, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, उत्तराधिकार, गोद लेना, ये दोनों यानी कि दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगर किसी वजह से विवाद हो जाता है तो इसमें केंद्र सरकार का पलड़ा अधिक भारी होता है। अन्य बाकी बचे विषय कंप्यूटर। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन का पंचायत राज कहलाता है, यानी कि जो गांव में होता है स्तर पर, उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायती राज शासन। इसको देख लेते हैं। यहां देखेंगे पहले ग्राम पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। प्रधान अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, इसको आप जानते हैं, गांव में आपने काफी देखा होगा। फिर आपका था पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति, पंचायत समिति गठन करती है। इसके सदस्यों का चुनाव उसके इलाके में सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। अब आता है आपका जिला परिषदी। जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। इसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। मिलते कैसे हैं ये? लोकसभा सांसद प्लस विधानसभा प्लस विधायक, जिला स्तर की संस्थाओं के सभी अधिकारी। जिला प्रमुख परिषद, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो ये थी किस तरह से सत्ता
को बंटवारा हुआ है, किस तरह से मिल करके चलते हैं। दो या दो से अधिक जब सरकारें या कहें कि शक्तियां मिलती तो उसको हम क्या बोलते हैं, संघीय शासन बोलते हैं। तो ये था उसकी थोड़ी व्याख्या टाइप की, इसको प्रॉपर क्लास में पढ़ाएंगे किस तरीके से ये काम करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।